Namaste. Myself, Dr. Mahesh MP, Associate Professor, Department of Roganidana, Indian Institute of Ayurveda Research and Hospital. As a part of Swasth Rajkot campaign, we are coming with an important topic today, that is importance of Ahara through Ayurveda for nutrition. Expert Ayurveda physicians are joining us today, Dr. Manish Pamnani and Dr. Sudhamshu Singh. First of all, I would like to welcome Dr. Manish Pamnani. Currently, he is pursuing his PhD from National Institute of Ayurveda, Jaipur. He has completed his UG from Shekhawati Ayurveda College, Pilani, Rajasthan, and he has completed his PG from Government Ayurveda College, Udaipur. So, for the first session, I would like to welcome Dr. Manish Pamnani, and over to you, sir. Namaskar, myself Dr. Manish Pamnani, PhD scholar in Dravegun Department in National Institute of Ayurveda, जयपुर, राजस्थान। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार का विषय है वो है पोषण माटे आयुर्वेद द्वारा आहारનું महत्व। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक आहार तथा एक पोषण। सबसे पहले आहार की बात करें तो आहार जो भी हम इंजेस्ट करते हैं, जो हमारे देह और धातु के पोषण के लिए जो भी द्रव्य हम इंजेस्ट करते हैं, उन सभी को आहार के अंतर्गत लिया जाता है। आहार को ही आचार्य काश्यप ने महाभेषज करके संबोधित किया है और कहा है कि नह च आहार संग किंचित भेषज उपलब्ध, यानी कि आहार के समान कोई दूसरा भेषज नहीं है। और ऐसा कहा है कि आहार ही औषध है। इसी को हिपोक्रेट्स ने भी कहा है कि लेट द फूड बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी द फूड, यानी कि आहार ही औषध है और औषध ही आहार है। इसी के संदर्भ में अगर हम आगे बात करें तो अन्य वेदों और उपनिषदों में भी कहा गया है कि आहार ही ब्रह्मा है और आहार शुद्धि सत्व शुद्धि करके ऐसा कहा गया है। और जैसा हम सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हम यदि पोषण प्राप्ति करना चाहते हैं और शरीर के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु या फिर शरीर की वृद्धि या फिर डिजीज स्टेज से हमेशा दूर रहना चाहते हैं तो आहार का विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है द पर्सन इज व्हाट ही ईट, मनुष्य वैसा ही है जैसा उसका आहार है। तो देखा जाए तो आहार के द्वारा ही यदि हम आहार से ही मोस्टली हम सभी जो पोषक तत्व हैं उसकी प्राप्ति करते हैं। यदि हम हमारे शरीर में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है तो वो आहार के कारण ही है मुख्य रूप से। तो हम क्या करते हैं, उस पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु आहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करते हैं या फिर हम जो विभिन्न स्पेसिफिक डाइटरी रूल्स अप्लाई करते हैं डाइट पे, दिस इज नोन एज डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स यही है डिफरेंट डाइट से संबंधित रूल अप्लाई करना, डाइट को और प्रॉपर करना शरीर के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु, डिजीज स्टेट से दूर रहने के लिए। तो ये सब डाइटेटिक्स के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद में इसी को हम अन्नपान विधि से कोरिलेट कर सकते हैं कि जो अष्टव आहार विधि विशेषायतन है या फिर पथ्य पथ्य नियामक भाव है, द्वादश अशन प्रवचार है, या फिर कहें कि जो प्रकृति को ध्यान में रखना, देश काल आदि को ध्यान में रखना, क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, कौन से समय पर भोजन करना चाहिए, कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना, ये सभी अन्नपान विधि के अंतर्गत आता है। उसके उपरांत बात करें कि इसी न्यूट्रिशन या फिर इसी डाइट को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में एक न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री का विकास हुआ जो कि मोस्टली न्यूट्रिशन बेस्ड है या फिर न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए जो डिजीज़ के प्रिवेंशन और हेल्थ को प्रमोट करती है। तो न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी आहार हम ले रहे हैं या फिर जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे डिजीज से हम हमेशा प्रिवेंट रहें
और हमारी हेल्थ को प्रमोट करे या फिर शरीर का रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो बात करेंगे मोस्टली, जैसे कि हम औषध तब प्रयोग करते हैं जब हम आतुर अवस्था में या फिर व्याधि अवस्था में होते हैं, तो हम उस अवस्था तक पहुँचे नहीं, तो क्यों ना आहार में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे हम उस स्थिति से ही दूर रहें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री का मोस्टली विकास हुआ। तो न्यूट्रिसिटिकल्स की अगर हम या फिर डिफरेंट इस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स की बात करें, तो यहाँ पे मोस्टली 3 टाइप देखने को मिलते हैं। जैसा पहला है डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात होती है, सेकंड है डिज़ाइनर फूड्स की या फोर्टिफाइड फूड्स की, थर्ड है मेडिकल फूड्स की। तो सबसे पहले बात करें कि ये डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम सप्लीमेंट या फिर सप्लीमेंट्री की बात करें तो कुछ अतिरिक्त है जो हम ले रहे हैं। तो ये अतिरिक्त क्या है कि हमारे आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उनकी पूर्ति हम बाहर से करते हैं, परंतु वो आहार के रूप में नहीं, वो किसी पिल के रूप में या फिर किसी टैबलेट के रूप में या फिर किसी कैप्सूल के रूप में हम उसको ले रहे हैं। वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन पोषक तत्वों की, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, उनकी हमारे आहार में कमी है और उनकी पूर्ति हम उस पिल्स या टैबलेट्स के माध्यम से करते हैं। तो वो एज ए सप्लीमेंट हम डाइट में हम अपनी ऐड करते हैं। तो दिस इज़ द मेन डाइटरी सप्लीमेंट। सेकेंड, हम बात करें कि हमें बाहर से ऐसे जो पिल्स और टैबलेट हैं उनकी लेने की आवश्यकता ही क्यों है। क्यों ना हम एक ऐसा कार्य करें कि आहार में ही कुछ ऐसा परिवर्तन करें, आहार को ही संस्कारित करें, आहार को ही विशिष्ट बना दें, आहार में जिन चीज़ों की कमी है उसी को पूर्ति कर दें और वो जो आहार है वो पूर्ण रूप से हमारे लिए हितकर हो जाए और जो भी हमारे पोषक तत्वों की कमी है उस आहार से ही प्राप्त हो जाए, हमें बाहर से कुछ ना लेना पड़े। तो ये जो फूड में जो आपने परिवर्तन किए या फिर आहार में जो आपने ये परिवर्तन किए या आहार को विशिष्टता प्रदान की, दिस इज मोस्टली द फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं और इसको हम डिज़ाइनर फूड बोलते हैं। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, आहार को संस्कारित करना, आहार में जो कमी है संस्कार के द्वारा उस कमी को दूर करते हुए जो भी पोषण है वो संपूर्ण रूप से मनुष्य को प्रदान किया। फिर उसके उपरांत एक कंडीशन है मेडिकल फूड की या फिर मेडिकल फूड प्रोवाइड करना, जो व्यक्ति विशेष या विशिष्ट अवस्था को ध्यान में रखा जाता है कि जैसे कोई रोगी है, किसी आतुर अवस्था है, किसी व्याधि विशेष से वो पीड़ित है, उसी व्याधि को ध्यान में रखा जाए और व्याधि को ध्यान में रखते हुए हमने उस व्याधि के अनुरूप ही हमने एक ऐसा डाइट जनरली निर्धारित किया है या बनाया है जो उस व्याधि विशेष पे ही प्रभावित करे। तो मोस्टली इसमें व्यक्ति विशेष का ध्यान में रखा जाता है, स्थिति का ध्यान में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डाइट को निर्धारित करते हैं। तो ये अंडर मेडिकल सुपरविजन हम उस डाइट को देते हैं कि आपको ये इतनी मात्रा में लेना चाहिए, ये इतनी मात्रा में लेना चाहिए। तो दिस इज द मेडिकल फूड एज पर अकॉर्डिंग टू डिजीज स्टेट या फिर एक स्पेसिफिक स्टेट को ध्यान में रख के हमने ये निर्धारित किया। तो न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री जो मोस्टली बात करें तो आई है न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हैं। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन कुछ नहीं, रिलेशनशिप है फूड की हेल्थ के साथ, कि जो भी हम आहार ले रहे हैं वो हम मोस्टली जो मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए या डिजीज स्टेज से बचने के लिए जो हम आहार ले रहे हैं, उस आहार में किस तरीके से उस आहार को बदलाव किया जाए, किस तरीके से उस आहार का निर्धारण किया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा गया। और आयुर्वेद में अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो वहाँ पे पोषण संबंधी वर्णन होगा। पोषण के संबंध में अगर हम बात करें तो पोषण के संदर्भ में कहा गया है कि जो भी हम आहार ले रहे हैं, जो हमारे देह धातु पोषण की, देह धातु की वृद्धि के लिए या फिर सप्त धातु जो 7 प्राइमरी टिश्यूज हैं उनकी वृद्धि के लिए जो भी आहार कंसिडर किया जा रहा है वो सब धातु पोषक आहार है। तथा ये जो क्रिया है इस क्रिया को पोषण करके कहा गया है। तो ये पोषण मोस्टली 2 प्रकार का वर्णित है, एक तर्पण तथा दूसरा ब्रूहण। तर्पण की बात करें तो तर्पण के संदर्भ में मोस्टली कहा गया है कि जैसे कोई इमीडिएट इफेक्ट अगर हमें चाहिए किसी चीज़ में, जैसे कोई फिजिकल एक्सर्शन करके आया तो वहाँ पे
सद्य हमें पूर्ति की स्थिति चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट चाहिए। जैसे हमने मिल्क लिया या फिर वाटर कंज्यूम किया तो वहाँ पे जैसे फुलफिल इफेक्ट आता है या फिर फीलिंग रिलैक्स का इफेक्ट आता है, तो दैट इज तर्पण। अब भ्रूमण की बात करें कि क्रॉनिक इमेसिएशन की कंडीशन है, वहाँ पे हमें कांस्टेंट किसी चीज़ को यूज़ करना है, रेगुलरली इनटेक करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें किसी चीज़ को कंसिडर करना है, तब जाके वो स्थिति जो या फिर व्याधि विशेष है वो दूर होगी। तो ये भ्रूमण का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात करिए जो तर्पण है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक अपतर्पण है, एक संतर्पण है। अपतर्पण हम स्थिति जो यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्सेस धातु की कंडीशन है, या जो हमारे जो प्राइमरी टिश्यूज है वो बहुत एक्सेस हो चुके हैं, या फिर ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन जो हम बोलते हैं, जो ओवरवेट की कंडीशन है, ओबेसिटी की कंडीशन है, या फिर डिफरेंट जो एनसीडी की कंडीशन है जिसमें हम डायबिटीज़ हुआ, स्ट्रोक हुआ, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इन सब स्थिति में जो एक्सेस धातु है हमें उसे कट ऑफ करना है। तो कट ऑफ कैसे करेंगे? कुछ हम विशेष द्रव्य यूज़ करेंगे तो जो एक्सेस धातु है उसके अपोजिट होंगे, ताकि वो धातु है वो कट ऑफ हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं ये अपतर्पण का कॉन्सेप्ट है। और अगर सामान्य तर्पण की बात की जाए तो सामान्य तर्पण हम संतर्पण के लिए ही यूज़ करते हैं। तो जो संतर्पण है, जहाँ पे जो हमारे प्राइमरी टिश्यूज़ हैं या फिर जो धातु है उनका ह्रास की स्थिति है, कमी है, उस कमी को पूरा करना है। तो उस कमी को हमें पूरा करना है, तो उस कमी को पूर्ति हेतु हम उसी धातु के समान कुछ द्रव्य यूज करते हैं जिससे उन धातु की सम्यक पूर्ति हो सके, जिसे संतर्पण। ये हम यूज करते हैं जो अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन है, जैसे स्टंटिंग की कंडीशन है, या फिर प्रॉपर जैसे अंडर न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम इस स्थिति को यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जिनको हम इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यूज़ करते हैं। जैसे बात करें ओवर न्यूट्रिशन की, ओबेसिटी और वेट आदि कंडीशंस में जो हम द्रव्य यूज़ करते हैं, और बात करें जैसे सीरियल्स में हमें कुछ द्रव्य यूज़ करने हैं तो हमें वहाँ पे यव और लाजा का यूज़ करना चाहिए। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में हमें मूंग यूज़ करना चाहिए, मसूर यूज़ करना चाहिए। फलों की बात करें, यदि फलों में हम यूज़ करना चाहते हैं कुछ, तो वहाँ पे हरड़ हुआ, आंवला हुआ, बहेड़ा हुआ। वेजिटेबल में बात करें तो परवल हुआ, करेला हुआ, पेठा हुआ, सहजना हुआ, इनको आप यूज़ कर सकते हो। बात करें डिफरेंट लिक्विड्स की, तो वहाँ पे हम मधु को, उष्ण जल को, तक्र को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें, इमेसिएशन की कंडीशन हो, वहाँ पे हमें कुछ यूज़ करना हो, विभिन्न प्रकार के द्रव्य, तो वहाँ पे प्रोटीन की अगर कमी की कंडीशन है तो वहाँ पे डिफरेंट हम सीरियल्स, पल्सेस, अगेन नट्स को यूज़ कर सकते हैं, एग यूज़ कर सकते हैं, मिल्क यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट विटामिन की कमी हो तो विटामिन्स में हम जैसे विटामिन ए की कमी है, हम पालक का यूज़ कर सकते हैं, गाजर का यूज़ कर सकते हैं, गोभी का यूज़ कर सकते हैं, अगेन मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, एग का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी हो, एग का, मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी हो तो अगेन मीट, एग, मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो तो हम आंवला का यूज़ कर सकते हैं, अमरूद का यूज़ कर सकते हैं। या फिर डिफरेंट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो तो वहाँ पर हम सरसों का यूज़ कर सकते हैं, सरसों का, अस्सी के तेल का यूज़ कर सकते हैं, सरसों के तेल का यूज़ कर सकते हैं, प्राइम रोज ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डाइटरी फाइबर्स की कंडीशन है तो वहाँ पे हम चने का यूज़ कर सकते हैं, मेथी का यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली देखा जाए कि जो ये पोषण की स्थिति है वो आहार के माध्यम से है। इसलिए कहा भी गया, आचार्य लोली महाराज ने भी कहा है कि पथ्य सती गदार्थ से किम ओशन ऋषि ने, पथ्य है सती गदार्थ से किम ओशन। यानी कि जब आप पथ्य या फिर एक नियमित आहार का सेवन कर रहे हैं तो आपको औषध सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रथम प्रयोजन है उसकी पूर्ति हम आहार के माध्यम से करते हैं। हाँ, यदि हम व्याधि की अवस्था या आतुर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं तो हम उसमें औषध का प्रयोग आहार के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि आहार कोई औषध बना के कर सकते हैं। पर जो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण है उसकी पूर्ति
आहार से हम कर सकते हैं। आहार, एक नियमित आहार, एक संतुलित आहार जो हम लेंगे तो हम स्वास्थ्य को बना के रख सकते हैं। हम पोषण तत्वों की पूर्ण पूर्ति करते हुए चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सदैव बना रहेगा। एक स्टडी है इन 2014, उसमें एक डाटा आया कि अराउंड 1.9 बिलियन जो पर्सन हैं वो ओवरवेट से पीड़ित हैं, तथा जो अराउंड 642 मिलियंस जो लोग हैं वो अंडरवेट से पीड़ित हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आहार ही है। वो जो आहार है वो संतुलित नहीं है। वो जो आहार है पूर्ण रूप से, हम जिन द्रव्यों का हमें नियमित रूप से सेवन करना चाहिए उन द्रव्यों का हम सेवन नहीं कर रहे। इसलिए आहार का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, आहार को, और आहार, संतुलित आहार को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आहार ही रोगों का मूल है और आहार ही शरीर की जो स्थिति है उस शरीर को, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने का भी मूल है। अंत में कहना चाहूँगा कि सर्वमान्यत परित्यज्य शरीरम अनुपाले तद्भावे भवाना सर्वभाव क्षयिणा। ये हमें सब चीज़ों को छोड़कर पहले शरीर की अनुपालना करनी चाहिए, या शरीर को रक्षित करना चाहिए, या स्वास्थ्य को बना के रखना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस वेबिनार संबंधी विषय को ध्यानपूर्वक सुना। उसके उपरांत मैं IRH के जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं डॉक्टर मेहुल भाई रोकाणी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सफल प्रयासों से ही जो राजकोट के नगरवासी हैं उनके लिए ये वेबिनार है जो समय समय पर संभव हो पाता है। उसके उपरांत मैं IRH के प्रिंसिपल प्रोफेसर लीना शुक्ला मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन से संभव हो पाता है। इसके उपरांत IRH के टीचिंग स्टाफ, एकेडमिक टीम, नॉन एकेडमिक टीम, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमेशा IRH के लिए अपना 100% देने के लिए तत्पर रहते हैं। जय हिंद। Thank you, Manish sir. It was an enlightening talk. I think all of our students and people are very much thankful to you. Next, we have Dr. Sudhamshu Singh sir, the next speaker. He is completed from UG from Government Ayurveda College, Raipur, and his MD from Government Ayurveda College, Raipur. He has almost 9 years of experience in clinically. And over to you, sir. Hello everyone, myself Dr. Sudhamshu Pratap Singh, Assistant Professor, Department of Dravya Gun, Indian Institute of Ayurveda Research and Hospital, Rajkot. At Swasth Rajkot campaign, today our webinar's topic is importance of Ahar through Ayurveda for nutrition और पोषण માટે आयुर्वेद द्वारा आहारનું મહત્વ. So firstly we should know what is nutrition. Nutrition is also called nourishment or element that is provision to the cells, organism of material necessary in the form of food to sustain the life. This is not only necessary to sustain the life but also to prevent the common health problems or to repair the damaged tissue. Generally we take diet and nutrition as the same thing, but let me tell you, there are minor differences, or we can say there are major differences between the diet and nutrition. Diet is a food content that we consume. It has micro and macronutrients, but nutrition is the cumulative effect of digested, absorbed metabolites of the food. Food is very important for the physical well-being, but it is also very important for the mental health. In Ayurveda, Ahar has been mentioned as Trayopistha, or we can say secondary pillar of life.
आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य को त्रय स्तंभ के बारे में बताया गया है, इसके अंदर में वर्णन किया गया है। तो आहार क्या है? अह्लियते अन्ननलिकायाम इति आहार, अर्थात अन्न नलिका के द्वारा हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसे आहार कहा जाता है, आइदर इन लिक्विड फॉर्म और इन सॉलिड फॉर्म। इसके अंदर लिक्विड फॉर्म भी आ सकता है आहार के अंदर। तो आयुर्वेद में तो आहार को प्राण की संज्ञा भी दी गई है। ईष्ट वर्ण रस गंध स्पर्श विधि विहित अन्नपानम प्राणिनाम प्राण संज्ञा, अर्थात अच्छी तरह से पका हुआ भोजन, अच्छी तरह से लिया गया आहार जिसमें संपूर्ण रस, गंध, स्पर्श जो मन के लिए अनुकूल हो, ऐसे आहारों को प्राण की संज्ञा दी गई है। अब शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने आहार को बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे 12 वर्गों में अगर विभाजित किया गया है, जैसे कि सूख धान्य है, समी धान्य है, शाक वर्ग हैं, फल वर्ग हैं, गोरस वर्ग हैं। तो आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन और हमारी जो इम्यूनिटी है काफ़ी डाउन होती जा रही है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से आप लोग जैसे अभी सब देख ही रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड किस समस्या से जूझ रहा है। यूज ऑफ जंकी फूड्स, फास्ट फूड्स, इन सब में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस्ड होते हैं या फिर कभी हमें न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाते हैं, जो कि आहार के या फिर हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जैसे जितने वर्ग बताए गए हैं उनमें से मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा कि कैसे आहार लेने चाहिए जो सभी के लिए सूटेबल हो, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है वो ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा हो। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मतलब अगर आपको अगर नॉर्मल चीज़ लेने से अगर आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को भी उससे न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि सभी के देश, काल, अग्नि अलग अलग होती है। इन सब के अनुसार भोजन बताया गया है और भोजन हमें भी अग्नि का निर्धारण करके ही करना चाहिए। काल के अनुसार, देश के अनुसार, विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। तो इस प्रकार तो ऐसे क्या द्रव्य हैं जिनको हम सभी देश के लोग ले सकते हैं, किसी भी काल में ले सकते हैं, कोई भी अग्नि वाले ले सकते हैं, या तो वो मंदाग्नि हो या तो तीक्ष्ण अग्नि हो। जनरली मंदाग्नि को अवॉइड, गुरु आहार का अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी हमारे आचार्यों ने ऐसे द्रव्यों का वर्णन किया है जो सभी के लिए साथ में हो सकते हैं, जैसे कि जो हमेशा सभी के लिए हितकर होंगे। जैसे कि हम चर्चा करते हैं सूख धान्य वर्ग का। अब सूख धान्य में वर्णन किया गया है कि रक्तशाली जो ब्राउन राइस होते हैं इनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ या फिर सभी तरीके से हितकर बताया गया है। परंतु इसी में जो यव आता है उसे सर्वथा अहितकर बताया गया है। तो यदि हम रक्तशाली का प्रयोग करें भोजन में तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम देश का निर्धारण कर रहे हैं, काल का निर्धारण कर रहे हैं, अग्नि का निर्धारण कर रहे हैं, ये सभी तरीके से हितकर होगा। उसी तरह से समी धान्य में बताया गया है कि मूंग का वर्णन किया गया है कि ये हितकर होता है, सबसे ज़्यादा हितकर होता है। तो भोजन में हम मूंग की दाल बना के खा सकते हैं, मूंग को नाश्ते में खा सकते हैं, मूंग की दाल बना के खा सकते हैं। इन सब रोगों में, इन सब कंडीशंस में हम मूंग का दाल का यूज करना चाहिए। परंतु इसके अलावा अगर एक उड़द दाल का वर्णन किया गया है, अगर किसी की पुंसत्व शक्ति को बढ़ाना है, वीर्य का वर्धन करना है, तो उसके लिए हमें उड़द का दाल का सेवन करना चाहिए। अब इसके आगे अगर हम शाक वर्ग की बात करें, शाक वर्ग जिसका हम अगर डेली बिहेवियर में बोला जाए तो जिसका हम सब्जी बना के खा सकते हैं, शाक वर्ग।
तो शाक वर्ग में बहुत सारी शाकों का वर्णन किया गया है, जिसमें जीवंती है, मंडूकपर्णी है, वास्तुक है, चौलाई है, पोई के शाक हैं। इस प्रकार से बहुत सारी शाकों का वर्णन विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार किया गया है। बट इनमें सबसे बेस्ट कहा गया है जीवंती के शाक को, लेप्टाडेनिया रेटिकुलेटा, जीवंती का शाक। मतलब अगर आप अवस्था विशेष के अनुसार शाक का उपयोग नहीं करना चाहते तो डेली लाइफस्टाइल में या फिर ये सब पथ्य आहार के रूप में हम जीवंती के शाक का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी के लिए हितकर है। उसके अलावा जैसे कि चौलाई के शाक के बारे में कहा गया है, एमरेंथस, इसके बारे में कहा गया है कि ये स्थावर एवं जांगम इसका नाश करता है। तो आज आप देख रहे हैं जितने भी आम हमारे शरीर में बन रहे हैं ये सब एक प्रकार के विष ही हैं। और ये सब आम क्यों बन रहे हैं? हम जो ये जंकी फूड्स का यूज कर रहे हैं, अनटाइमली खाना खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, टाइम की कमी है, मेंटल इलनेस ऑलरेडी है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे शरीर में आम का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही है। चौलाई का शाक यूज करने से हमारे शरीर में स्थावर एवं जांगम विष दोनों का नाश होता है। तो जांगम विष तो है ही, लेकिन स्थावर विष का भी नाश होता है। हालांकि ये जो आम है इनको मंद विष की कैटेगरी में लिया जा सकता है, बट फिर भी अगर हम आहार के द्वारा ही अगर हम आम का नाश करना चाहें हमारे शरीर में, तो हम डेफिनेटली चौलाई के शाक का यूज कर सकते हैं। चौलाई के शाक का यूज करना चाहिए। उसी प्रकार पोई का साग है, वास्तुक है। वास्तुक का साग जनरली जिन्हें स्टूल अगर बंधा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि ये मल को पतला करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत विभिन्न प्रकार के साग हैं, पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाते। हमारा मेन फोकस ये है कि हम किस तरीके से न्यूट्रिशन आयुर्वेद के द्वारा आयुर्वेद में आहार के द्वारा न्यूट्रिशनल वैल्यू देने में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमें एक आइडियल कंडीशन की ज़रूरत ना हो, जो सभी कंडीशन में हितकर हो हमारे शरीर के लिए। तो अब शाक वर्ग में जीवंती का यूज करना चाहिए। इसके बाद हरित वर्ग में अगर हम देखते हैं तो हरित वर्ग में वर्णन किया गया है अदरक का। हरित वर्ग में अदरक को श्रेष्ठ कहा गया है। तो अदरक क्या करता है? अदरक में अगर हम जब जनरली अगर खाना खा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कोई भी भोजन का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें अदरक थोड़ा डाला जा सकता है, क्योंकि अदरक क्या करेगा? दीपन का कर्म करेगा, जिंजिबर ऑफिसिनल। तो दीपन कर्म करने की वजह से अदरक का थोड़ा यूज किया जा सकता है, सभी लोगों के लिए पथ्य होगा, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा यूज नहीं करना है। अब सूख धान्य में हमने देखा रक्तशाली का प्रयोग कर सकते हैं, समय धान्य में मूंग दाल का, शाक वर्ग में जीवंती का शाक को बेस्ट कहा गया है, हरित वर्ग में अदरक का प्रयोग करना है। ये हमारा एक फूड तैयार हो गया, जो कि सर्वदा पथ्य होगा या फिर सर्वदा हितकर होगा। उसके बाद फल वर्ग की अगर बात करें तो फल वर्ग में द्राक्षा को श्रेष्ठ कहा गया है। फलों में श्रेष्ठ होता है द्राक्षा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब सभी के लिए पथ्य है। हम भोजन करके द्राक्षा का सेवन भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमें फल को सेवन करना है तो द्राक्षा का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा अवस्था विशेष के अनुसार बहुत सारे फलों का भी वर्णन किया गया है, बट हम इसमें ओवरऑल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब इसके बाद फल वर्ग के बाद अगर हम बात करें गोरस वर्ग की बात, गोरस मतलब गाय से मिलने वाले प्रोडक्ट। तो इसमें भी जैसा कि सबको पता ही है कि गोदुग्ध को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गोदुग्ध सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गोदुग्ध जो होता है, ये जो हमारा ओज होता है, जो हमारी शक्ति होती है इन कॉमन लैंग्वेज, उनके गुणों के समान होता है, लगभग समान ही होता है। तो इस वजह से गोदुग्ध को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार से अगर हम गोरस का सेवन करें तो ये हमारे लिए हितकर ही होगा। इसके अलावा दही अगर यूज करना है, गोदधी का यूज करना चाहिए, मतलब गाय के दही का, गाय के दूध से बने हुए दही का यूज करना चाहिए।
तो ये सब हमारे इन शॉर्ट ये हमारे न्यूट्रिशनल आयुर्वेद के अनुसार बताए गए आहार हैं जिनका सभी ऋतुओं में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ऋतु अवस्था के अनुसार जैसा कि बताया गया है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है हमारा न्यूट्रिशनल चार्ट या फिर डाइट चार्ट, क्योंकि हर किसी का इम्यूनिटी या फिर हर किसी की अग्नि समान नहीं होती। ये निर्भर करता है देश, काल, अग्नि पे, ऋतु पे। अब काल की बात करें तो ऋतु के अनुसार भी हमें भोजन करना चाहिए। जैसे कि अगर सीजन रैनी है तो हमें हाई फैट वाले भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन ग्रहण करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। सीजन राइस का यूज़ करना चाहिए, पल्सेस यूज़ करना चाहिए, जूसेस यूज़ करना चाहिए। अगर विंटर का सीज़न है तो विंटर के सीज़न में हमें कैसा यूज़ करना चाहिए, इसमें हम हाई फैट वाले फूड का यूज कर सकते हैं, मांस का यूज कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, इन सब का यूज किया जा सकता है। समर में लिक्विड रिच डाइट लेना चाहिए समर में। तो इस प्रकार से हम अपने हेल्थ को हमेशा बना रख सकते हैं जिससे हम रोगों से लड़ने में कामयाब हों। तो मैंने जो अभी बताया ये सब हैं आहार द्रव्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, उनमें सबसे अहितकर जो हमेशा हितकर ही होंगे। इसके अलावा भी अहितकर आहार का वर्णन किया गया है, जैसे कि सूख धान्य में यौ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेल में सरसों का तेल में इसका तेल त्रिदोष कारक होता है। तिल का तेल सर्वथा बेस्ट ही होगा। अगर आपको तेल का यूज़ करना है तो तिल का तेल का यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से जनरल पब्लिक में अभी हम रक्तशाली, मूंग, गोरस में आपका गोदुग्ध, साग वर्ग में जयंती के साग, इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं फॉर न्यूट्रिशन। अब ये एक समरी है। अब मैं आई वुड लाइक टू थैंक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर लीना शुक्ला मैम for providing me the opportunity to aware the people that how we can take Ayurveda as in our daily life to maintain nutrition, to maintain good nutritional value, so that we can keep ourselves safe. Thank you. तो देखा आपने, इस प्रकार हमें एक परफेक्ट खाने की थाली मिल चुकी है जो हमें स्वस्थ भी रखेगी, हमारे दोषों को दूर भी करेगी और हमारे लिए हितकर भी होगी, जो दोषों का प्रकोप भी नहीं करेगी। जैसे कि हमारे थाली में होना चाहिए, अगर हम चावल प्रयोग कर रहे हैं तो रक्तशाली होना चाहिए। रोटी चपाती खाना है, गेहूं की रोटी खाइए। उसके बाद अगर आपको सर्वथा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए साग का उपयोग करना है सब्जी में, तो जयवंती के साग का उपयोग कीजिए जो कि तिल से बना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन है, अगर बार बार मलबद्धता होती है, स्टूल हार्ड होता है, तो आप वास्तुक साग का प्रयोग कीजिए। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है, सिंपली कोविदार का साग, बाहुनिया बहलाई, कोविदार काचनारी, इसका साग का प्रयोग करना चाहिए, इनके पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। आमविष है, अगर शरीर में आमविष मतलब अगर आपको कुछ वेल बीइंग फील नहीं होता है, दोषों का प्रकोप हो गया है, तो आप चौलाई का साग, एमलेंथेस का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार पोई का साग, इन सब सागों का प्रयोग विभिन्न अवस्था के अनुसार करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जनरल कंसिडरेशन में स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग करना है तो जीवंती का साग हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए। उसके बाद थाली में आपका चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया। अगर आप दूध पीना है, गाय का दूध का सेवन कीजिए। उनमें भी ऐसी गाय जो विचरण करती हो, जो घास फूस खाती हो, ऐसी गायों को प्रेफर करना चाहिए। फिर भी से अगर दूध आप यूज करते हैं तो गाय का दूध का यूज प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद फल का सेवन करना है, द्राक्षा का सेवन कीजिए।
द्राक्षा का सेवन भी सर्वदा हितकर या फलों में श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु फिर भी से ऐसे कई तो ये हमारा एक परफेक्ट थाली तैयार हो गया जो हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करेगा। फिर भी कई ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा रेगुलर नहीं करना चाहिए। रेगुलर मीन्स डेली लाइफस्टाइल में। ये जो मैंने द्रव्य बताया, ये जो मैंने थाली में एक डेली यूज करने के लिए जो द्रव्य बताएं, इनका आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके लिए हितकर ही होगा। बट फिर भी ऐसे द्रव्य हैं जिनका रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दही, जो आजकल डेली के लाइफस्टाइल में दही हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। बिना दही के हम शायद बहुत लोग हैं जो खाना नहीं खाते। बट जैसा कि बताया, देश के अनुसार भी भोजन होता है। सौराष्ट्रों में छाछ का उपयोग होता है, वो साथ में हो जाता है। बट कॉमन पब्लिक के लिए दही रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। इसी तरह लवण, क्षार और पिपली एक होता है पाइपर लॉन्गम, इनका यूज हमेशा हमको नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे हम आहार के द्वारा ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, रोगों से दूर रख सकते हैं और खुद हम अपनी सहायता कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के द्वारा। अंत में मैं हमारे मैनेजमेंट को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर लीना शुक्ला मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि आयुर्वेद के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए कि हम किस तरीके से बिना किसी डाइट चार्ट को, बिना किसी स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो किए ही भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, Sudhanshu sir. It was a very informative session. And now I would like to thank Dr. Manish Pamnani and Dr. Sudhanshu Pratap Singh for giving us wonderful and informative session. And I would like to extend my thanks to Dr. Leena Shukla, Principal IARH, and the management for the support and made this webinar success. I also extend my thanks to all the faculties and students of this institution. Thank you so much.